तो कैसा है आप सब? आशा होंगे आप सबको ठीक होंगे, ठीक है। चलिए फिर से लेके आए आपका वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 3। इसमें आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, पूरा क्वेश्चन जितना भी है सारा करवाएंगे, ठीक है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, लेक्चर 2 में, कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये 2 चीज बताया था। आज इसी थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और कुछ अगला भी क्वेश्चन देखेंगे, कुछ और भी टाइप में क्या होता है क्वेश्चन होता है, ठीक है। इससे पहले हम पहले जानेंगे फिर से एक बार ना कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। चलिए सुनिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है, बात याद रखिए ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने क्या बताया कि एचसीएफ फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने को पिछले लेक्चर में बताया था कि एलसीएम किसे कहते हैं, मतलब एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ भी कैसे निकालते हैं, इसे आपको बता दिया था। लेकिन चलिए फिर से बता दे रहे एक बार। चलिए इतना तो हो गया। एक क्वेश्चन क्लास आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए 18 है, थोड़ा सा कम कम ले रहे हैं ना, 12 हो गया, 16 और 24 है, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन है 3 बोला। हमने आपसे पूछा कि इसमें क्या कि आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करें, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, जो जितने भी नंबर 12 है, 16 या 24 है, इसका करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। आपको गुणनखंड करने तो आता ही होगा, क्या कि गुणनखंड तो हर एक छोटा छोटा क्लास में क्या होता है उसको सिखाया जाता है। अन्य तो फिर से एक बार देख लीजिए, बता रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 12, ठीक है। इसको तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, कैसे, देखो ऐसे 2 से हो जाएगा 16, दिख रहा है आपको, फिर 2 से हो जाएगा 3, फिर 3 से हो जाएगा 1, फिर ऐसे 16 करेंगे, 2 से हो जाएगा 18, फिर 2 से हो जाएगा 4, फिर 2 से हो जाएगा 2, फिर 2 से हो जाएगा 1, फिर ऐसे ही 24 का करेंगे, 2 से हो जाएगा 12, फिर 2 से हो जाएगा 6, 2 से 3, फिर 3 से 1। जो हमने यहाँ किया क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। इसको ऐसे नीचे करके लिखेंगे कि 12 का क्या किया है, आया 2 इंटू 2 इंटू 3 आया, ठीक है। ऐसे ही 16 को भी लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ऐसे ही 24 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हमने बताया क्या कि जो जितने भी नंबर कैसे करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए इसको इसको कैसे करते हैं, गुणनखंड, ठीक है। तोड़ते हैं उसको, एक छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ते हैं उसको, ठीक है। हमने पूरा इसको तोड़ दिया। फिर सेकेंड स्टेप बताया था आपको इसमें ना, क्या फाइंड करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना, ठीक है। हम एचसीएफ फाइल फाइंड करते हैं, ठीक है। हमने आपको एचसीएफ का बताया था कि इसमें क्या होता है, अगर तीनों, अब देखिए आपके दो नहीं है, ठीक है, 3 है। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि सिर्फ 2 का कैसे निकालता है, ठीक है। तो आपने देखिए इधर हमने बताया था सिर्फ 2 का, जैसे हो गया 6 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। इसमें जो कॉमन होगा इसमें भी होना चाहिए, दोनों के पास कॉमन होना चाहिए, वो दोनों निकाल के उसको करेंगे एचसीएफ, ठीक है। यानी सीधी मतलब क्या होना चाहिए, दोनों में कौन चाहिए, कॉमन होना चाहिए। लेकिन अब क्या है, 3 मेरे पास है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिख रहे हैं कि 2 सब में दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा सब में कॉमन है। फिर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें भी थोड़ा सा 2 कॉमन है, और कहीं का देखिए थोड़ा सा कॉमन होना चाहिए ना, तीनों में कॉमन चाहिए, सिर्फ 2 को नहीं बात कर रहे, तीनों होना चाहिए। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 कॉमन है। देखिए यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं, यहाँ 3 है, लेकिन देखिए बीच वाला नहीं है ना, इसीलिए सिर्फ इतना होगा। जो कॉमन आएगा वो क्या बन जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ बराबर देखिए आपकी 2 चीज कॉमन है ना, एक इस डिब्बे में आएगी, इस डिब्बे में, ठीक है। तो हमने बताया जो कॉमन कहेंगे ना, तो उसमें सिर्फ एक अक्षर को उठाएंगे, सिर्फ एस का उठाएंगे, 2 को उठाएंगे, 2 हो गया, फिर गुना में, फिर यहाँ भी है तो 2, यानी कि एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ गया, ठीक है। तो आपको एचसीएफ निकाले, और नहीं भी आया हो ना तो आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। हमने बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जो बच गया उस सबका करेंगे, गुना कर देंगे, तो ऐसे क्या हो जाएगा, 3 हो गया, एक 2 हो गया, एक 2, एक 2, एक 3। और एक और चीज बताया था, हम जिससे एचसीएफ निकालेंगे उसका सिर्फ एक एक का एक एक से जोड़ा, मतलब एक जोड़ा हुआ ना, इसे इसमें सिर्फ एक नंबर उठाएंगे। जैसे देखिए एक जोड़ा में सिर्फ एक 2 उठाएंगे, एक 2 उठा लिए, फिर ऐसे इस जोड़ा में इसका एक 2 को उठाएंगे, ऐसे, ठीक।
बाकी सब गुना कर देंगे, बस ये क्या हो जाएगा LCF नहीं LCM, ठीक है। चलिए गुना करते हैं। 3 का डबल 2 बार 6, 6 का डबल 2 बार 12, बाद में 24, 12 दिया 36, 36 दूना कितना होता है 36 4 कर देना, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 2 4 12, 14, यानी क्या हो जाएगा 144। बस आंसर हो गया। चलिए आपको दिख रहा अच्छा से, अब समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा, ठीक है ना। फिर से बता दे रहे हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मतलब जो दोनों में कॉमन या फिर तीनों में कॉमन होना चाहिए, उसे क्या बोल देंगे एलसीएम। और एलसीएम मतलब क्या होती है, सबको गुना कर देंगे। एक और चीज गुना करना ना, जो एचसीएफ निकालो उसमें सिर्फ एक उठाएंगे, जोड़ा में से सिर्फ एक उठाएंगे, उसको भी गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए मिटा दें। चलिए खोलिए, चलिए देखिए क्वेश्चन मेरे पास है, मैंने कुछ क्वेश्चन लाया ना। ए स्क्वायर बी का क्यूब सी और ए क्यूब सी स्क्वायर डी, HCF और LCM ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है, देखिए तो चलो ठीक दिख रहा है। मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि ए स्क्वायर बी का क्यूब सी और ए क्यूब सी स्क्वायर डी, ये बार क्वेश्चन मिला था, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, मेरे पास बुक रखा हो सामने, ए क्यूब सी स्क्वायर डी, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है ना, इसका HCF निकालो LCM निकाले। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको देखिए थोड़ा नंबर नहीं दिया है, ठीक है। कोई अल्फाबेट दिया है, कोई अक्षर दिया है ABCD का, तो कैसे करेंगे इसमें। तो देखिए सब सेम रहेगा, बस खाली इसको करना है, थोड़ा सा गुणनखंड करना है। आपको ये छोटा चीज तो आता ही होगा ना बचपन क्लास में, कि अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, x इंटू एक्स हो गया, बस एक गुणनखंड हो गया। ठीक इस तरह इसको करेंगे ना। चलिए देखिए ए स्क्वायर बी का क्यूब सी, लिखेंगे इसको ए इंटू बी का क्यूब है ना, बी को 3 बार लिखेंगे, फिर सिंगल सी है, फिर ए का क्यूब सी स्क्वायर डी है। देखिए का क्यूब है ना, दिख रहा है आपको अच्छा से, तो इसको 3 बार लिखेंगे ना, इंटू में सी स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखेंगे, और सिर्फ एक डी है। गुणनखंड हो गया। फिर इसका सेकंड स्टेप क्या होता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। इसमें दिख रहा होगा दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, ये देखिए एक 2 है, देखिए एक ये है, एक और भी है, देखिए अब दिख रहा है, और एक सी चाचा भी देखिए इधर थोड़ा सा घूम रहा है, इधर भी है, और तो कुछ हमको दिख नहीं रहा है। आपको दिख रहा है, कुछ नहीं रहा है, यानी कि हमका HCF क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ यहाँ से एक उठाएंगे, यानी कि ये हो गया, एक और ये हो गया, इंटू में एक सी हो गया, यानी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी। ये आपका HCF है। बताइए समझ में आया, बहुत ईजी है, 10वां क्लास से बोले तो बहुत आसान है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना पूरा आसान है, ठीक है। अब इस तरह एलसीएम भी निकालेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सब बस खाली क्या कि जो उसमें कॉमन किया था ना, उसमें सिर्फ एक उठाएंगे ना, यहाँ से सिर्फ ए उठाएंगे, यहाँ से भी ए उठाएंगे, और यहाँ से सिर्फ सी उठाएंगे, ठीक है। बाकी सबको गुना कर देंगे। देखिए यहाँ से 3 में बी था, और यहाँ पर सिर्फ देखिए ए है और सी है, फिर डी है, ए है फिर सी है फिर डी। भाई गुना कर दीजिए, कितना होगा, एक गो 2 गो एक 3 गो ना, यानी कि एक का क्यूब लिखेंगे, एक गो एक 2 गो, यानी कि सी स्क्वायर लिखेंगे, एक गो 2 गो 3 गो, यानी कि बी का क्यूब और सिर्फ एक डी, बस आंसर। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना तो बहुत ईजी, आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए कितना कुछ डाउट है आपको तो बता दीजिए। इसमें थोड़ा सा एक और क्वेश्चन कराएंगे ना, इसमें आपको पूरा कवर हो रहा है, 1.1 पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। चलिए आपको पता ही होगा चुनाव का कुछ माहौल चल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में बस 2 ही लाइन बोलेंगे हम। आप अपने जाति पर वोट ना दीजिएगा, ठीक है, या फिर आप किसी से पैसे लेकर भी वोट ना दीजिएगा। आपका वोट देने का अधिकार है, ठीक है। आप उसी आदमी को वोट दीजिएगा जो कि वोट के लायक हो, जो आपके परिवार के लिए क्या करेगा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए क्या करेगा, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करेगा ना, आप उसी आदमी को वोट दीजिएगा, ठीक है। बाकी जितने भी आदमी आप जो जाति के नाम पर वोट देते हैं, पैसे के नाम पर वोट देते हैं ना, वो सब किसी को नहीं देना, ठीक है।
आप अपने अनुसार दीजिएगा, जो क्या हो जनता के भलाई के लिए सोचे और आपके भलाई के भी सोचे, उसको ही देंगे हम लोग वोट, ठीक है। वरना आप जो 500 रुपये के चक्कर में आप किसी को वोट देते हैं ना, वही बाद में आपसे 2 साल के बाद आप ही उसके पास जाइएगा 5,000 लेकर कि हाँ मैं ये बना दीजिए, ये बना दीजिए, ये बना दीजिए, ठीक है। बस याद रखिएगा, वोट उसे दीजिए जो वोट के लायक हो, ठीक है। चलिए बता देख लीजिए क्या चीज़ है। चलिए ठीक है, आप तो अगर ऐसा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन दिया हमसे, इसमें दिया थोड़ा सा ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। जांच कीजिएगा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, ऊपर दिख रहा है क्या, ऊपर, हाँ ठीक दिख रहा है, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या, हाँ देखिए मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। देखिए जब हमने पूछ रहा जांच कीजिए यानी कि प्रूफ कीजिए, ठीक है, कि संख्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब बहुत सारे संख्या हो गए n के लिए, संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी नहीं। इसका मतलब ये होगा, जैसे अगर हम 6 के पावर 1 करेंगे, इसका क्या आ जाएगा 6 आएगा, और 6 पावर स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। ऐसे ही 6 का क्यूब करेंगे तो करीब, थोड़ा गुना कर लीजिए ना, शायद 216 आएगा। फिर ऐसे ही 6 का 4 करेंगे तो शायद गुना करेंगे तो 296 आएगा। इसमें थोड़ा गौर कीजिए, ये हमसे पूछ क्या रहा है कि 6 के पावर n, मतलब 6 बढ़ाते जाइए, ठीक ना, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। लेकिन सबसे लास्ट में देखिए, थोड़ा सा 0 थोड़ी समाप्त हो, देखिए तो 6 पर समाप्त हो रहा है ना, 0 पर समाप्त हो। हमसे पूछ क्या रहा है इसमें कि जांच की, लेकिन इसमें साफ पता रहा क्या 0 पर तो समाप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको तो ऐसे लिखेंगे नहीं, लिखिए थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज लिखेंगे, ठीक है। इसकी क्या चीज है, 6 के पावर n को ही किए, ठीक है। हमसे पूछ रहा था जो सबसे इसका लास्ट नंबर या फिर शुरू नंबर है, उसमें क्या चाहिए 0 आना चाहिए। जैसे हो गया 1 हो, इधर 0, क्या हो गया 0, ठीक है। ऐसे तो नहीं आएगा 6 के पावर n नहीं आएगा, लेकिन कौन सी संख्या में आएगा ये भी तो जानना जरूरी है ना। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम 10, 20, 30 को अगर गुणनखंड करें तो देखिए क्या आएगा, 2 into 5 आएगा, ऐसे 2 into 5 आएगा। 30 करेंगे 2 into 3 into 5, शायद कुछ इसी प्रकार आएगा। और 40 को भी करेंगे तो देखिए 40 इधर कीजिए, 2 से करेंगे हो जाए 20, फिर 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे तो 1, यानी क्या आ जाएगा 2 into 2 into 2 into 5। हमको दिखा रहे ना कि किसमें 0 आता है लास्ट में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक ऑब्जर्व कीजिएगा, इस सब जितने से गुणनखंड के जिसमें क्या है 0 सम्मिलित है, 0 मतलब जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम 10 के पावर 1 करेंगे क्या आ जाएगा 10, फिर ऐसे 10 के पावर 2 करेंगे तो आ जाएगा 100, ठीक है। तो 0 से क्या हो रहा है, 0 पर अंक क्या हो रहा है समाप्त हो रहा है ना, तो उसका थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन देखिए, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका जो सबसे गुणनखंड उसका जो मेनली आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, ठीक है। ये 2 चीज़ आ रहा है, बाकी कोई ऐसे मतलब नहीं है। सबसे शुरू में क्या आ रहा है वो देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 है और 5 है, 3 है कोई दिक्कत नहीं है, 3 इसको मतलब सिर्फ 2 देखिए, एक 2 है एक 5 है, यानी कि वैसा संख्या जो क्या हो
2 और 5 जिसका वैसा संख्या जो क्या उसका गुणनखंड करने पर 2 और 5 क्या हो उपस्थित हो, उसमें ही क्या हो जाएगा, जीरो, लास्ट में जीरो ही आएगा, बाकी जितने भी संख्या हो क्या उसमें जीरो नहीं आएगा। ठीक है, हमने क्या बताया, सिर्फ 2 और जिसका गुणनखंड करने पर 2 और 5 आएगा, ठीक है, तो उसमें फिक्स एकदम पूरा क्या कि जीरो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए लैंग्वेज में लिखेंगे ना, सबको मिटा देना है। चलिए इसका आंसर देखिए, तो आंसर थोड़ा सा इसमें लिखिए क्या, थोड़ा सा आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए करके। देखिए क्या लिखे, यदि किसी संख्या का गुणनखंड करने पर 2 और 5 उपस्थित हो, ठीक है, हमने क्या लिखा है, यदि किसी संख्या का गुणनखंड करने पर 2 और 5 उपस्थित हो तो संख्या 0 पर समाप्त होगी। जैसे देखिए 6 पावर n लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते थे 2 इंटू 3 इनके इसका पावर हो जाएगा n, फिर 2 का पावर n इंटू में 3 का पावर n। इसमें देखिए 2 दिख रहा है लेकिन 3 तो नहीं दिख रहा है ना, हाँ, तो यानी क्या हो जाएगा, ये जीरो के बाद समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन इसमें लास्ट में एक और चीज लिखेंगे, 6 की पावर n में 6 की पावर n को गुणनखंड करने पर 2 और 5 उपस्थित नहीं है, अतः जो 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस ऐसे आपको एग्जाम में लिख देना है, और कोई बात बाकी पूरा समझा दीजिए कैसे क्या होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार। हमने क्या बताया आपको, हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा था कि प्रूफ कीजिए, यानी कि जांच कीजिए क्या, 6 के पावर n मतलब कुछ भी आप प्राकृतिक संख्या डाल सकते हैं ना, ये लिखा है ना प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 ऐसे, अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक, यहाँ देखिए पिछले बताया था, पिछले की है कि 6 पावर 1 करें तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 करें तो 36 आएगा, लेकिन उसमें जीरो नहीं आ रहा था, जीरो लास्ट में चाहिए, शुरू में कहाँ जीरो हो जाएगा, ऐसे बात है, उसमें जीरो नहीं आ रहा था, तो हम यही बात उसको यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन जीरो किस में आएगा ये भी तो पता चल चाहिए ना। हमने बताया कि अगर हम किसी संख्या को या फिर 10 लीजिए, अगर 10 का गुणनखंड कीजिएंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 5 आएगा, अगर 2 इंटू 5 दोनों में प्रेजेंट उपस्थित हो तो क्या सकता है, जीरो जो अंक का 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए वही बात लिखे, यदि किसी संख्या का गुणनखंड करने पर 2 और 5 उपस्थित हो तो संख्या 0 पर समाप्त होगी। हमने क्या किया, 6 की पावर n को जैसे किया, तो इसमें देखिए सिर्फ 2 दिख रहा है, 5 तो नहीं दिख रहा है ना, यानी कि यही बात लिखेंगे कि 6 की पावर n को गुणनखंड करने पर 2 और 5 उपस्थित नहीं है, तथा अतः 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। सिंपल सा बात है। चलिए एक बार देख लीजिए, देखिए इसी प्रकार कुछ और भी क्वेश्चन थी ना, इसमें शायद यहाँ पर 6 जगह पर 4 है, जो कि एनसीईआरटी में आप बना लीजिएगा, बहुत आसान, वैसे बस लिख देना है। चलिए और भी क्वेश्चन मेरे पास है, 7 इंटू में 11 शुरू में लिखना, व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 इंटू में 13
13 प्लस में 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू में 4 इंटू में 3 2 3 2 2 1 प्लस का नहीं दिख रहा ऊपर ना 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5 भाज्य संख्या क्यों है आपको कुछ ऐसा दिख रहा है? देखिए तो चलिए ठीक दिख रहा है। मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कीजिए व्याख्या कीजिए, ठीक है। जो जैसे ऐसे लिखा हुआ कुछ और करके ऐसे कुछ लिखा हुआ है जो क्या है भाज्य संख्या क्यों है। इसे बनाने से पहले आप सीखेंगे पहले भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। क्या है भाज्य संख्या? भाज्य संख्या इसी पीछे होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसका जुड़ा भाई ना भाज्य, ठीक है। सबसे पहले कैसे भाज्य संख्या? भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका सिर्फ गुणनखंड क्या हो, एक हो। मतलब जैसे कुछ भी संख्या ले लेंगे उसका गुणनखंड सिर्फ क्या हो, वो खुद स्वयं से ही गुणनखंड, बाकी किसी भी नंबर से गुणनखंड ना हो तो उसे क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल में जैसे मेरे पास 2 है, 2 का किसी का गुणनखंड कुछ होगा नहीं ना, होगा सिर्फ एक 1 से ही होगा, ऐसे क्या और कुछ होगा नहीं ना। और देखिए 4 गुणनखंड का ले देखिए तो 2 इंटू 2, यानी कि वैसा संख्या भाज्य संख्या में ना, यह अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो क्या सिर्फ स्वयं से ही गुणनखंड, उसे क्या कहेंगे अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात जो अभाज्य इसका जोड़ा भाई भाज्य है इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, यानी कि वैसी संख्या जो क्या हो 2 या 2 से अधिक गुणनखंड, उसे क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल देखिए क्या हो गया, यह भाज्य हो गया, इसका देखिए गुणनखंड सिर्फ क्या है स्वयं से ही हो रहा है। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे जिसका जो एक से मतलब 2 या 2 से अधिक क्या चाहिए उसका गुणनखंड, और जिसका बोलेंगे भाज्य संख्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। इसे और 3 हो गया, क्या हो गया अभाज्य हो गया, ठीक है। और इधर डायरेक्ट 3 के बाद क्या होता है 4th में लिखते हैं 5 हो गया, ये भी क्या है अभाज्य है। 6 है क्या है भाज्य है, ऐसे, ठीक है। दिख रहा है आपको अच्छा से वीडियो? चलिए ठीक दिख रहा है, ये सब आगे समझ में। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यानी कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं जो ये 2 या 2 से अधिक क्या हो गुणनखंड हो, ठीक है ना। चलिए देखिए इसमें थोड़ा सा इसको ना पार्ट 1 मारते हैं, ठीक है। इसको ए मान रहे हैं और इसको बी, यानी कि ए में क्या दिया हमको 7 इंटू 11 इंटू में 13 और प्लस का 13, और बी में दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। हमें क्या जांच करना था, यहाँ देखिए अगर यहाँ प्लस नहीं होता तो ये वैसे भी क्या है भाज्य संख्या, क्या देखिए इसमें 2 या 2 से क्या अधिक गुणनखंड इसका है, लेकिन बीच में क्या बढ़ रहा है प्लस बढ़ रहा है, तो इसमें कुछ कॉमन वगैरह कुछ करेंगे। यहाँ दिख रहा होगा यहाँ 13 है, यहाँ 13 कॉमन मार दे, चलिए मार दे रहे हैं 13 कॉमन आ गया। 7 इंटू 11 प्लस का 1, देखिए तो ये है ना, नहीं सब तो थोड़ा गड़बड़ा गया। 7 इंटू 11 इंटू में 13 बाहर आ गया, इधर आ जाएगा थोड़ा सा, तो 13 कॉमन कर लेते हैं, आ जाएगा 7 इंटू 11 प्लस का 1, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13, ये 77 प्लस का 1, फिर जोड़ेंगे 13 हो जाएगा 78, यानी क्या देखिए 13 इंटू आ गया 78, देखिए तो आ गया ना, दिख रहा है आपको अच्छा से। चलिए यहाँ देखिए हमने 1 जो प्लस वो इसको था उसको गायब कर दिए, ऐसा आ गया। जब देखिए तो गुणनखंड इसका आ गया, यानी कि 2 या 2 से अधिक इसका गुणनखंड हो गया, यानी क्या है ये भाज्य संख्या है।
हमसे वही व्याख्या करने को पूछ रहा था ना कि भाज्य संख्या क्यों है, तो ये कारण है। अब इसको भी कैसे करेंगे, इसमें दिख रहा क्या कॉमन होगा, सिर्फ देखिए प्लस के उधर भी देखना है ना, प्लस उधर क्या 5 है, इधर 5 है, हाँ देख 5 नहीं 5 काउंट कीजिए, जब 5 कॉमन आएगा तो 7 इंटू 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 प्लस का 1 गुना कीजिए, कितना होगा 6 24 24 याद है 24 और 6 कितना हो जाएगा 4 4 12 41 44 फिर 7 से करना है 28 आ जाएगा, थोड़ा गुना ध्यान दिया, ठीक है 1008 प्लस का 1 हाँ चलो ठीक है, इसको जोड़ेंगे 5 इंटू में 1009 नहीं 100 हाँ चलिए ठीक है। ये आप देख रहे हो ये भी क्या है, दो संख्या क्या है गुणनखंड, 2 या 2 से अधिक क्या है गुणनखंड है, तो उसे क्या बोलेंगे भाज्य संख्या ही बोलेंगे, मतलब इतना समझ में आएगा। बस इसमें कुछ लिखना है ना कि भाज्य संख्या यहाँ डिफिनेशन लिख दीजिएगा, जब 2 या 2 से अधिक संख्या क्या है गुणनखंड, जब किसी संख्या गुणनखंड करने पर 2 या 2 से अधिक भाज्य संख्या आए उसे क्या करते हैं, संख्या आए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अतः इसमें क्या हो 2 या 2 से अधिक क्या हो गुणनखंड हो, इसलिए क्या है भाज्य संख्या है, ठीक है। आप हिंदी लिख लीजिएगा थोड़ा, चलिए आपको अच्छा दिख रहा है, चलिए ठीक दिख रहा है, सीधा नोट कीजिए। देखिए पढ़ाई बहुत ही कठिन है, चाहे आप इसे माने या ना माने, बहुत कठिन है, क्या कीजिएगा, मेरे लाइफ में बहुत चीज़ आया है कठिन। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, थैंक यू, आज के लिए यहीं तक रखते हैं।